सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइका वही माँ का घर। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश है कि आप शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे कॉल ना करें। कॉल करनी है तो आप माइका विजिट करने के लिए कॉल करिए। कोई ज़रूरतमंद आपको दिखाए तो उसको सहारा देने के लिए या सहायता देने के लिए कॉल करिए, या फिर आप अपना यहाँ पे बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल करिए। तो आज हमारे सामने एक महिला बैठी है जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के माइका स्वीट होम में रहने का निर्णय किया। तो आइए जानते हैं इनकी क्या कहानी रही और इन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया कि इन्हें यहाँ पे आके रहना पड़ा। नमस्ते। नमस्ते। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपको अपना घर परिवार छोड़कर माइका स्वीट होम में रहना आने पड़ा। शुरुआत कहाँ से करूँ ये समझ में नहीं आ रही है। मतलब कि हम लोग ना पहले असम में रहते थे। मेरे पापा का गुवाहाटी में एक बिजनेस छोटा सा था, बहुत अच्छे से रहते, छोटा सा फैमिली था। मेरा 2 भाई हैं और मैं एक हूँ। एक मेरे से बड़ा और एक मेरे से छोटा है। हम लोग वहाँ पे, और मेरे पापा लोग मतलब कि 5-6 भाई हैं। तो और जयपुर में है और दिल्ली में और गांव में। तो हम लोग वैसे गांव से ही, मैं बिहार की ही हूँ। तो वहाँ पे रहते थे। करीबन मैं 5 या 6 साल की थी। उस टाइम ना मेरी छोटी वाली चाची ना डेट कर गई थी, और रीज़न क्या था वो मुझे नहीं पता था। बस इतना पता था कि वो डेट कर चुकी है, जो घर पे सबको आना है, मतलब मर चुकी है। हाँ जी, अर्जेंटली सबको आना है। तो मम्मी उम्मी सब, हम लोग सब अर्जेंटली गए। तो बस वो हमारे यहाँ ना काम क्रिया होता है, तो वो सब हुआ। और उतना मैं बच्ची थी, क्या देखूँ कि किस लिए मरा, क्या बात क्या नहीं, मैंने कुछ पता नहीं किया। फिर आ गए वापस हम लोग वहाँ पे। लेकिन फिर ना वो चाची डेट की, उसके बाद ना बहुत रंग का कानून नियम ये सब लागू हो गया हमारे घर पे कि अब लड़की को या फिर औरत को बाहर नहीं रखना है, सबको गांव में रखो और नियम कानून से रखो। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा स्ट्रिक्ट के। और उसके बाद फिर मैं, मम्मी, मेरे 2 भाई सब गाँव में रहने, बस पापा बाहर रहने लगे। फिर ना ये कोरोना टाइम जो आया ना, कोरोना टाइम में मतलब कि मेरे पापा का दुकान बंद हो गया बिल्कुल ही। फिर वो पापा गांव में आ गए और सोचे क्या 2-3 महीना बाद क्या पता कोरोना जब शांत होगा फिर मुझे वो जगह मिल जाएगी। उतना दिन वहाँ पे ना हाईवे पास हो गया था, तो वो जगह मतलब हट चुकी थी। पापा का दुकान भी हट चुका था, अब कुछ भी काम नहीं था पापा का। पापा घर पे ही रहने लगे। फिर पापा मम्मी में ना झगड़ा धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा। इतना कि मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो मैं ना हमेशा, पापा हमेशा मेरा सपोर्ट किया, मैं हमेशा पापा का सपोर्ट की हूँ। ये बचपन से मतलब मेरे पापा में कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। तो धीरे धीरे ना मैं उस टाइम, उसके बाद मैं भी इंटर कर चुकी थी, कुछ ज़्यादा हो गया था। ग्रेजुएशन की ना मैं 2nd ईयर में थी और घर में बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब कि ताने मारना ये वो मम्मी करने लगी थी। फिर मैं ना, और पापा के भी दोस्त बोलने लगे तुम सहते हो, तुम बीबी को कैदा करो, ये करो वो करो। फिर पापा ने मम्मी पे हाथ उठाने लगे। उस टाइम मैं समझती थी कि पापा सही है, मम्मी गलत है। लेकिन मैं बाद में जब धीरे धीरे देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि पापा ही सही है, मम्मी गलत है। ऐसी बात है कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मम्मी ना थोड़ा सा किसी से बात भी करने लगी थी, और मैं, ये पापा जानते थे इसलिए पापा मारते थे अकेले बंद करके। ये हम लोग को नहीं बताते थे कि किस रीज़न से मारते हैं। और उसके बाद मम्मी बहुत ताना वाना ये सब मारने लगे। फिर मम्मी ना, उसके बाद मैं जो पापा का सपोर्ट करती थी, मम्मी से लड़ती थी कि पापा सही है, तुम गलत हो, ये हो वो ये है। तो फिर मम्मी मुझे मारने पीटने लगे। फिर पापा ना सिल्लीगुड़ी चले गए। फिर पापा वहाँ सिल्लीगुड़ी जा कर के कुछ काम करने लगे। मतलब ऐसा काम जो मतलब कि बहुत डेंजर तरीके का काम था, अपने जान पे खेल के कमाते थे, खून पसीने का कमाई उसको बोलते हैं, वो करने लगे पापा। फिर ना घर पे जो मुझे मारपीट जो भी होता था, पापा सिर्फ एक मुझसे बात करते थे, ना मम्मी से ना दोनों भाइयों से। और घर पे मतलब ये तरीके था, इस तरीके से था माहौल, जैसे कि जो भी नियम था सिर्फ मुझे मानना था। वो दोनों भाई कुछ भी करे। मेरा भाई था वो 16-17 की एज में ही ड्रिंक करने लगा। वहाँ का माहौल हर बात पे राजपूत है हम, राजपूत है हम, कुछ भी कर सकते हैं। और उस एज में ड्रिंक करने लगा। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैंने इसको सिगरेट पीते हुए देखा है, गुटखा खाते हुए देखा है, ड्रिंक करता है। तो करेगा नहीं, लड़का है तो वो नहीं करेगा तो तुम करोगी, वो घूमेगा नहीं तो तुम करोगी। तो फिर मैंने पापा को एक ही बार बताया, पापा घर पे आ गए 2 ही दिन बाद, और बहुत रंग का बात उत हुआ। फिर पापा बोले कि तू इससे बातें मत करना, अलग रहे। अब उसके बाद मम्मी इस तरीके से बर्ताव करने लगी ना कि ये बात मैं किसी को नहीं कह पाती थी कि मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसे करे। कोई बोल समझेगा ही नहीं कि सौतेली माँ की तरह अपनी माँ भी हो सकती है किसी का। इसलिए मैं किसी को नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरी मम्मी का बुरा ही होता।
मैं कैसे बोल सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसे कर रही है। मैं मतलब क्या करती थी आपकी मदर आपके साथ? मतलब मैं अजीब टॉर्चर करती थी। जैसे कि मैं ना कंठी ली हुई हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती, वो लोग नॉनवेज खाता था, वो धुलवाती थी मुझसे कि तुझे धोना पड़ेगा, बेटी का जात है, ये काम करना पड़ेगा, लड़की जात हो और गांव की हो, तुम कोई थी राजकुमार की बेटी हो तो अपने बाप के पास जाओ, यहाँ पर रहना है तो करना पड़ेगा, आने तो इतना तुम्हारे बाप को फ़र्क पड़ता है तो अपने बाप को बोलो ले जाने के लिए तुमको, समझी। तो मैं मतलब नॉनवेज धोती थी, लेकिन अंदर से ना मतलब कि वैष्णव तरीके से मैं वो थी, बहुत अजीब आता था। फिर मैं कथा सुनने जाती थी, लेट होता तो उसके लिए घर पे आते थे, पिटाई खाते थे। मैं मंदिर जाती थी, घर के पास में ही था, सब जानते थे कि ये मंदिर जाती है, मंदिर का साफ करती है। घर आती थी तो इतना मारती थी, इतना कि तू अगर मंदिर इतना ही पूजा पाठ करना तो घर पे कर, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है, एक तू ही करी है। और मेरा भाई, खुद का भाई बोलता था नहीं ये मंदिर नहीं आती, वहाँ पे ना लड़कों लोग को दिखाने जाती कि हाँ मैं हूँ ये हूँ। यहाँ तक कि इतना बोला गया कि ये ना बहुत लड़कों से ही बात करती थी, जबकि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो मेरा शरीर को चेकअप कर दिया जाता था कि ये इसका फ़ोन होगा इधर उधर। अब भाई लोग करता था ऐसे 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 ऐसे। मैं मतलब कि और उसके बाद छोटा भाई मेरे पे हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। ये बात पापा को नहीं पता है, मैं बस पापा को किसी ने बताती क्योंकि वो खतरे वाला काम करते हैं, ये बोलूँगा तो उनको दिमाग पे चढ़ेगा, क्या पता उनको कुछ हो जाए। वही काम मेरा चाचा करते थे, उनका ये पूरा कट गया था हड्डी तक। तो वो अब चल नहीं पाते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी बोलूँ तो मेरे पापा के साथ भी ऐसा कुछ हो, तो मैं इसलिए पढ़ाई करती थी। यहाँ तक कि इंटर मैट्रिक कैसे कैसे मेरे पापा कराए, इंटर में मम्मी बोली नहीं पढ़ना है, चाहे जो हो जाए नहीं करना है। मैंने बोला मैं करूँगी तो करूँगी, तो नहीं करना है, मैंने बोला नहीं करना। मैंने बोला करूँगी, तो बोला अगर करोगे अच्छा नंबर आएगा तभी। घर पे रह के नहीं बुक नहीं कुछ, गेस पेपर से मैंने घर पे अपने दम पे पढ़ा तो 2nd डिवीज़न आया। बिहार में मतलब लड़की पास करती है उसको पैसा मिलता है, तो मुझे 10,000 मिला। फिर मैंने ग्रेजुएसन किया। ग्रेजुएसन में मतलब कि फिर मम्मी बोली कि अब नहीं पढ़ना। मैंने बोला कि इंटर की हूँ, उसका पैसा है, मैं ग्रेजुएसन करूँगी, तो नहीं करना है नहीं करना है। पापा को मैंने बोला पापा मैं करूँगी। पापा बोले करो, हाँ कर लें। फिर मम्मी बोली कि अपनी बेटी को चढ़ा रहे हो, कुछ भी गलत करेगी तो तुम जाना, ये लड़कों से कॉलेज ये वो, तो कॉलेज भी जाना बंद हो गया। ग्रेजुएसन में भी मम्मी मेरी ना ट्यूशन कर लेती ना एक बार भी कॉलेज कर जाने दी। वो तो मैं सर से बात की, मैं सर मैं नहीं आ सकती, मैं एक बहुत अंदर एरिया में हूँ, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो कोई ना तू घर से कर। उसमें भी जैसे कि एग्ज़ाम का 10 दिन बचता था, आर्ट्स में ली थी, घर पे पढ़ती थी, और उतना ही मतलब कि ये होता है कि मैं पूरा समझती नहीं थी, बस एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। वो करते करते और होम साइंस मेरा ऑनर्स था, उसमें भी बीए में मैंने 1st डिवीज़न लाया, जिसमें मुझे अब 50,000 मिलेगा। तो मैंने बोला अब 50,000 आगे आएगा, अब मैं आगे करूँगी पढ़ाई चाहे जो हो जाए। इतना देर में पापा गांव में आके 1 ही महीना रहे, मम्मी क्या क्या बोली क्या क्या से पापा डर गए। पापा बोले बेटा अब तू शादी कर लो, उसका तू पढ़ाई कर लेना। मैंने बोला नहीं पापा, जब मैं इतना नंबर लाई हूँ, देख लो इंटर में, देख लो ग्रेजुएसन में, जबकि मेरे आस पड़ोस की जितनी लड़की है सबके साथ आप मेरे देख लो, तो बेटा हम लोग का मेरे पास पैसा नहीं है, तू जानती है। तो मैंने बोला पापा आपके पास तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होगा। तो नहीं बेटा अब तुम्हें करना पड़ेगा, तो समझ लें। हमारे रिश्तेदार का ही एक लड़का था, वो ना शायद मुझे पसंद करता था या उसका फैमिली, मुझे नहीं पता। वो ना मेरे मम्मी से बात करके मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, पूरा फाइनल। मतलब आपकी रिश्तेदारी में? तो आपका वो क्या लगता था, भाई क्या लगता था? भाभी का कोई लगता था। भाभी का भाई लगता था, भाभी का भाई हाँ। लगता था। लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, ना उसका हरकत ना वो, क्योंकि उसका हरकत चीप था, लड़कियों के मामले वो नंबर 1 था। मैं जानती थी उसको शुरू से ही, और उसके फैमिली को चाहिए था संस्कारी बहू चाहिए, जो पूजा पाठ करे, ये करे वो करे, वही था। तो मेरी मम्मी ने मेरे से बिना पूछे समझे मेरा एंगेजमेंट तय कर दिया। तो जब एंगेजमेंट का दिन आने वाला था तब मुझे पता चला कि तुम्हारा एंगेजमेंट होने वाला। मैंने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया। तो बोली कि जो अब तो नहीं फिर भी करना पड़ेगा। फिर भी मैंने देखो हाथ काट लिया, निशानी है, मैंने हाथ काट लिया और मतलब घर में बेहोश हो गई। उसके बाद मतलब कि टेंशन नहीं होता है, उससे मुझे ना मतलब बीपी लो होने लगा। जहाँ बैठती थी वहीं पे गिर जाती थी। कितना शरीर बता के मैं एक बार सीढ़ी पर से गिर गई, एक बार मतलब कि कल पर चलाती थी, बिहार में होता है वो, उससे गिर गई। फिर भी रोग का 3 महीने में नहीं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका बीपी इतना गिरा हुआ है, ये लड़की जिंदा। मेरे अंदर सिर्फ 6% खून है, ओ पॉजिटिव है खून, मिलता भी नहीं जल्दी। फिर भी मतलब कि मेरा फैमिली बोला कि नहीं फिर भी कर लो, अब इज्जत की बात है, राजपूत की बात है, कि सब तक कार्ड बढ़ चुका है, एंगेजमेंट कम से कम होना चाहिए। फिर मेरी मम्मी लोग मेरे से चीट किया, मेरी कसम आके खाई, बोले कि बस एंगेजमेंट होगा शादी कैंसिल होगा। मेरे विश्वास रख। अब मैं उसके बाद मेरे पापा भी उन लोगों के साथ मिल गए,
कि बेटा इज्जत की बात है, वो होता है ना कि बेटी प्यारा है लेकिन इज्जत से ज़्यादा नहीं। मतलब ये क्या बात हुई कि सिर्फ एंगेजमेंट होगी, शादी नहीं होगी, शादी हम कैंसिल अब कर मैं देंगे? माँ बाप पे विश्वास नहीं करेगा तो किस पे विश्वास करेगा इंसान। मैं तो विश्वास कर ली। ठीक है, मैंने खाना वाना सब ठीक कर दिया, इंगेजमेंट हुआ। उसके बाद बोला कि अब कोई ना कोई रीज़न से मैं शादी तुड़वा दूंगा। मैंने बोला ठीक है चल, तब तो बढ़िया है। इतने दिन में 3 महीने के अंदर शादी का डेट फाइनल हो गया, क्योंकि ये लड़की पलटे उससे पहले शादी कर दो इसका, शादी का तो ये मान जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर मेरी चाचा की लड़की वो आई और वो बोली कि दीदी पता है आपका शादी होगा। मैंने बोला कौन बोला है? तो अरे डेट का फाइनल हो गया, यहाँ तो कि कार्ड छपने की बात हो रही है, आपको नहीं पता है? मैंने बोला नहीं। तो दीदी आप सही बात, आप जितना जल्दी हो सके या तो आप पापा को अच्छे से समझा लो तो आप यहाँ से निकल जाओ, पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि वो लड़का बहुत घटिया है और अगर शादी उसी से होगा तो होगा। और मतलब कि मेरा पैरों तरह ज़मीन खिसक गया, ना सोच पा रही ना कुछ। फिर भी मैंने जाके पापा से बोला पापा ऐसे ऐसे वाला बात है, बात सच है? तो बेटा ना ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मैंने बोला कसम खा लो मेरा। पापा रोने लगा। उसके बाद मेरा पैर पकड़ लिया, बेटा मेरी इज्जत संभाल लें, तुमको बचपन से आज तक तुमको कोई चीज़ का कमी नहीं होती है, अगर आखिरी बार इज्जत नहीं संभाली तो मैं मर जाऊँगा। मैं बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश, पापा ना माने। जब मेरे शादी का मतलब कि 15 दिन बचे थे ना, तब मेरे पास कोई ऑप्शन है। तब वो लोग पता है क्या बोले कि या तो तू शादी कर, नहीं तो जो छोटी वाली चाची को हम लोग मार के गाड़ दिए हैं सेम उसी का तो तुमको गाड़ देंगे। और उसके बाद हाँ ये बात खुला था। तो मैंने बोला चाची को मतलब कि मारा गया था, तो हाँ उसी की तरफ तुमको गाड़ेंगे। और याद कर बगल में एक और लड़की का वैसे ही हुआ था। वो भी मतलब कि पढ़ाई के, वो मतलब किसी से प्यार करती थी, लेकिन रीज़न था कि पढ़ाई भी था उसका, लेकिन ज़्यादा रीज़न था लड़के। उसको भी राताराती मार के वहाँ पे जला दिया गया था। और मेरा तो मतलब कि इतना समझ आ रहा है किसको कॉल करूँ किसको नहीं, मेरे से हाथ फ़ोन सब छीन लिया गया था उसके बाद। तो जब आपको ये पता चला कि चाची को मारा गया है तो आपने पुलिस में जाने का नहीं सोचा? बुलाया मैंने पुलिस को। फिर पुलिस भी पता है बिहार का पुलिस कोई ढंग का नहीं है। 112 पे मैंने कॉल किया था, वो भी घर में छुप करके फटाफट मैंने कॉल किया। और फ़ोन को भी वो लोग बोले, बस पुलिस बोले कि बेटा बस फ़ोन को ना ऑफ मत करना कि ताकि मैं ट्रेस कर सकूं, और तू बता एग्जैक्ट लोकेशन का। मैंने बोला ये है, तो बस फ़ोन को ऑफ मत करना। मैंने फ़ोन यहाँ पे छिपा रखी थी और घर में शांति से ऐसे मतलब जैसे नॉर्मल होता है वैसे बैठी हुई। घर में कितना बार है चेक को किया, चलो सही है, वो लोग जाते थे। क्योंकि मैं बोल दी थी मैं पुलिस को बुलाऊँगी। तो पुलिस आया, पुलिस को आने से पहले वो लोग बाहर बैठा कर नाश्ता पानी ये सब करवाया। और फिर मेरे से बोला बेटा आपको दिमाग नहीं है, उम्र नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, समझ जाओ, रह लो, क्यों जाए। मैंने बोला आप लोग हेल्प नहीं करो तो कौन हेल्प करो। मैंने उनका पैर पकड़, मैं छोड़ ही नहीं रही थी, मतलब ऐसे करके छान लिया था उनका पैर को मैं। मतलब पुलिस मिल चुकी थी? हाँ, बिहार में ऐसा होता है। मैंने ऐसे करके पुलिस का पैर छान रखी थी, छोड़ ही नहीं रही थी मैं। नहीं मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, ये लोग ना मुझे मार। तो अपनी माँ थोड़ी किसी को मारता है, नहीं मारता है। मैंने बोला नहीं आप नहीं जान रहे हो, यहाँ पे चाची को भी मार दिया गया है, यहाँ पे बगल में 2-3 कांड हो चुका है, अब मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। तो वो लोग बोला कि नहीं पागल है, ऐसे ही बोलिए। पुलिस को पैसा दिया गया, मेरे सामने दिया था, मेरे सामने, बिहार की पुलिस को मेरे सामने दिया गया था पुलिस। वो भी 112 नंबर पर कॉल की मैंने की थी, जबकि लड़कियों के लिए इतना प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो मतलब कि सामने पुलिस पैसा दिया। तो मैंने जब तक बोलना चाहता तो मेरे को मतलब कि रूम में फिर वापस डाल दिया। अब फ़ोन भी छीन लिया, क्योंकि नंबर बोला कि प्रसिद्ध को ये नंबर था, मेरे से फ़ोन भी छीन गया। उतना दिन में मेरी जो बहन थी उसको बहुत पिटाई लगा कि तुमने उसको क्यों आग लगाई, जब कोई शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसको भी, वो तो मेरे से उम्र में इतनी छोटी है, मतलब कि 17 साल की है, उसको बहुत पिटाई लगा, उठ बैठ नहीं पा रही थी। हमारे यहाँ ऐसा किया गया था उसके साथ। तो मैं, और वो लास्ट टाइम में पता है एक बच्चे के हाथ में, जैसे कि अगल बगल घर नहीं होता है, एक आंगना रहता है, घर रहता है, वो ना एक मेरी मतलब कि चाची की छोटी लड़की थी, उसके हाथ में लेटर लिख के और बोली कि जा कोई बहाने से चल जाना उसके रूम में। वो आई थी, बोली कि रोनी दीदी आप अपने पास रख लो इसे। तो जब देखी तो बोली कि रोनी दीदी या तो आप निकल जाओ 2-3 दिन के अंदर, नहीं तो शुक्रवार को आपको यहाँ पे सब मार डालेंगे, ये लोग तय कर चुका है। और मैं मतलब कि उस दिन हो रहा था, बुधवार था मैं, और शुक्रवार को मार देगा। और मैं क्या करती, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं एक ही बात की, मैं बोला कि मुझे ना आज मंदिर जाना है। मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तो सब बोला कि ऐसा क्या हुआ जो तुम शादी के लिए तैयार हो गए। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि मैं ज़्यादा करके यहाँ पे रहूँगी, वहाँ पे कम रहूँगी। तो ये शर्त हाँ ठीक है मंजूर है। तो मैंने बोला कि तब मुझे अब जाने दो, मैं तो रोज़ आती हूँ मंदिर पूजा करने, मुझे जाने दो। तो हाँ जा। मतलब मैं ना एक स्लीपर पहनी थी, एक सूट पहनी थी, फ़ोटो होगा आप देख लेना, उसमें मेरा हालत इतना ख़राब है ना, मतलब कि कुछ नहीं समझ। मेरे पास पैसा भी इतना था कि खाने के लिए पैसा नहीं था। फिर मैं ना मतलब कि मैं बस वो क्या हुआ, इंटर का और मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स बस मैंने लिया और इसके अंदर घुसा लिया ताकि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं।
ग्रेजुएशन का कुछ भी लेके नहीं आई मैं, और एक आधार कार्ड ली थी मैं। उन लोगों ने इतना साथीपन था कि उस पर भी डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ तेज कर, नाम भी चेंज कर दिया था गलती से। मैं सब कुछ फिर भी ली, और मतलब एकदम ऐसे कर ली कि जिसको लगा कुछ है नहीं, एकदम पतला तो रहता है डॉक्यूमेंट। और फिर मैं मंदिर की पूजा करने गए, और मैं अपनी बहन को बता दी थी कि तू ना संभाले रखना। कैसे बोला कि उसको तो रोज़ रखता है पूजा में, तो बोली हाँ। फिर मैं वहाँ पर रखी, और मुझे इस जगह के बारे में कुछ कोई फ्रेंड ने बताया था कि पहले से ही बता के रखा था मायका हाँ, के बारे में कि जाना। फिर मुझे ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि लड़कियों के साथ रेप ये वो पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे अजीब डर था। तो फिर मैं पूजा के बहाने क्या कि मतलब हम लोग का ना बगीचा गाछी होता है, वहाँ से ऐसे करके बहुत दूर चलते चलते मैं मार्केट के पास में, लेकिन मैं ना ऐसे गई, ऐसे नहीं जहाँ से मतलब मेरा फैमिली लोग रहता है, ऐसे गई। और उस टाइम बज चुका था मतलब कि 2:30 बज चुका था रात के, नहीं दोपहर के। हाँ। और फिर मैं ना मतलब कि टेम्पल पकड़ी, उतरी, और वहाँ से एक बस था जो कि बिल्कुल आनंद विहार का था। आई, मेरे पास इतना ही पैसा था जिसे मतलब कि भाड़ा ही हो सके वही बहुत था, किराए बस वही बहुत था। बहुत खाने का भूख भी इतना तेज़ से लगा था कि मतलब पूजा करके डायरेक्ट इधर ही आई थी। मैंने बस में कुछ नहीं खाया, 1 रुपये का किधर भी नहीं, और जो चप्पल था वो आंसू था, उसके अलावा कुछ नहीं मेरे पास था। फिर कुछ मैं ना मतलब कि मेरे पापा जो मेरे गिफ्ट में दिए थे ज्वेलरी वगैरह, उसमें से एक को बेची। फिर फ़ोन लिया मैंने, और तब यहाँ पे आई। यहाँ पे जब आई तो आनंद विहार में मैंने इस जगह के बारे में पता कि ये जगह कहाँ है, मुझे ले चलो। तो ये सब हुआ। फिर मैंने एक बार डिसाइड वहीं पर कर लिया था, अगर ये लोग नहीं रखेंगे तो मैं संन्यास लूँगी। मुझे वैसे भी भगवान से प्यार है और किसी से प्यार है, अब मेरे लाइफ में कोई है नहीं। पापा थे, अब वो नहीं, तब क्या करूँगी मैं। तो मैं डिसाइड करी थी कि वृंदावन में जाके मैं संन्यास लेना, चाहे जैसे लेना है। अगर ये लोग रख लिए तो मैं पढ़ाई करके आगे कुछ बनूंगी, नहीं तो संन्यास लूँगी। लेकिन यहाँ पे आई तो रख लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आई तो रख लिए ये लोग, सब कुछ सही से। यहाँ पे आने के बाद लग गया कि हाँ, और अविनाश भैया को देख के तो मुझे अपने पापा जैसा फीलिंग हो गया, लगा कि हाँ ये पिता इसे कहते हैं, इसे कहते हैं जो मतलब कि ना मेरे से जान ना पहचान, दूर दूर से मतलब कि आज तक ना वो मुझे देखोगे ना मैं उन्हें, लेकिन फिर भी मतलब कि आते ही अपना जैसा फीलिंग हुआ कि हाँ रख लिए। और इसी बीच में फिर पापा को कॉल किया गया था कि हाँ यहाँ पे आ चुकी है, ऐसी ऐसी बात है। अब वो लोग यहाँ पे आके पैर पकड़ के बोले चल अब तू दिल्ली में रहना, अलग रूम लेना, हम लोग तुमसे मिलेंगे नहीं, और तुम जैसे बोलोगे वैसे पढ़ाई करवाएंगे, आगे तुम कभी शादी भी मत करना, संन्यास लेना, हम लोग दिलवाएंगे, लेकिन तुम एक बार पहले आओ। मतलब जब आप मायके में आए आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया? हाँ। तो आपके पेरेंट्स इधर आए थे आपसे बात करने? फिर बोले कि अभी भी टॉर्चर करे कि तू आ, तू संन्यास लेना, हम दिलवाएंगे संन्यास, लेकिन वहाँ पे मत। क्या बोलेगा राजपूत का खानदान की जी एक बेटी को नहीं पाल पाया। अब मैं जानती हूँ, मैं जाऊँगी मुझे मार डालेगा, अभी भी मैं जानती हूँ मार डालेगा। 2 बार मिलने आ चुके वो लोग, और वो लोग जीत पे आ रहे कि तुमको लेकर ही जाएंगे, नहीं जाके तो प्रशासन से लेके जाएंगे। मैं ये भी उस दिन डर गई थी कि क्या पता यहाँ से प्रशासन के थ्रू मैं क्या पता चली जाऊँगी, लेकिन अब नहीं। भैया बोले कि कैसे ले जाएंगे, बिना पूछे जा ही नहीं, जब तक तुम नहीं चाहते तो यहाँ से जा नहीं सकती हो, आज तुम जब तक नहीं चाहते तो कोई तुमसे मिल नहीं सकता। अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मैं खुल के बोलती हूँ कि मेरे भैया मेरी दीदी यहाँ पे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब मैं बस ये राधा रानी का कृपा, जो ऐसा जगह मिला है, बस ये राधा रानी का कृपा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी स्टोरी सुनने के बाद। मतलब बाप अपनी ही बेटी, मतलब माँ बाप अपनी बेटी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो शादी नहीं कर रही है। भाई अपनी बहन की तलाशी लेता है कि इसके पास फोन तो नहीं है। कैसा शादी हुआ है, मेरी 2 बहन है ना, बड़े पापा के लोग, इतना पीता है, इतना मारता है, तो बोलता वो इज्जत के लिए देखो आज भी है, वैसे तुम भी। मैंने बोला वैसा वो रह सकते, मैं नहीं रह सकती। वो जला देते पूरा मेरी दीदी को, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि वो शहरी है, वो बहुत अच्छी बेटी है, तुम बहुत गिरी हुई, तो मेरा इज्जत उछाल के आई हो, तुम्हारे ऐसा इस खानदान में पैदा लिया, तुम मर क्यों नहीं जाती थी, मर क्यों नहीं गई जो ये इज्जत उछाल के गई हो। ये पता है मैं यहाँ पे थी ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि गाँव जानता है कि तुम लड़का। मैंने बोला आप जानते हो ना कि मैं यहाँ पे हूँ। तो पता है क्या किया, आश्रम के सामने खड़ा किया, फिर फोटो क्लिक किया, बोला कि अब जाके पूरा गाँव में दिखाऊँ कि मेरी लड़की आश्रम में। मतलब वो लोग इतना चीज इज्जत के लिए करेंगे। बाप कितना गिर सकता है, माँ कितना गिर सकती है, ये सुनकर सही में दिल दहल गया कि मतलब अपने ही रिश्तेदारों को मार के गाड़ दिया सिर्फ इस वजह से। शायद कोई बात रही होगी, बात नहीं मानी होगी,
और अब अपनी लड़की पे भी आ रहे थे क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी। क्या लड़की का गुनाह हो गया कि वो आगे पढ़ना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती? ऐसे तो तुम लड़कों के साथ भी करो, लड़कों के साथ क्यों नहीं होता? जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरा भाई शराब पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, अगर मैंने पढ़ाई की इच्छा जाहिर कर दी तो मार पिटाई शुरू और मेरी शादी करवाना। क्यों? आज मुझे लगता है कि मायका स्वीट होम वाकई वो जगह है जहाँ पे महिला सेफ है, सुरक्षित है। मुझे कहीं नहीं लगता कि गवर्नमेंट की एनजीओज भी या पुलिस भी या प्रशासन भी इन महिलाओं की मदद कर सकता है, जब वो इन्हीं की आंखों के सामने उनकी चाची के मर्डर केस में पैसे लेके केस दबा सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कोई विश्वास नहीं है, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे कोई विश्वास नहीं है कि पुलिस प्रशासन कोई भी काम आएगी इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मायका स्वीट होम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर महिला सेफ सुरक्षित रह सकती है अपने बच्चों के साथ। अगर आपको अपने आसपास ऐसे कोई केसेस दिखते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं, या उनके पति उनको दबा के रख रहे हैं, या वो बेटी होने की वजह से अपनी इच्छाएं मार रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रही, तो उनको आप हमारा नंबर दीजिए, हमारे बारे में बताइए। वो महिला या बेटी इधर आके फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकती है। फिर जिम्मेदारी सारी एनजीओ की है, एनजीओ सारा उनका खर्चा उठाएगा। अगर वो आगे पढ़ना चाहती तो उनको आगे पढ़ाया जाएगा, अगर वो किसी कोर्स में आगे जाना चाहती तो उनको कोर्स भी करवाया जाएगा। मगर किसी भी बहन बेटी के मुँह से ये नहीं हम सुन सकते कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे आगे पढ़ना था, मुझे पढ़ाया नहीं गया। और आज अविनाश भैया जो ये चीज़ बोलते हैं ना, तो आज कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि ये जो बोलते हैं ना कि बेटा मैं सिर्फ करने वाला हूँ और मैं निस्वार्थ सेवा करता रहूँगा, चाहे लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ भी बोले। अविनाश भैया कभी भी किसी की हेल्प स्वार्थ के हिसाब से नहीं करते हैं। आज जितनी भी महिला यहाँ पे रह रही हैं या रह के जा चुकी है, वो भैया से बिल्कुल कांटेक्ट में रखती हैं, अपने पिता की तरह मानती हैं, अपने बड़े भाई की तरह मानती हैं। आज भी भैया उनसे बात करते हैं और वो जब भी यहाँ पे आके मिलना चाहती हो भैया से मिल सकती हैं। रक्षाबंधन यहाँ पे मनाया जाता है जिसमें कि सारी लेडीज़ जो यहाँ से रह के जा चुकी है, जो बच्चे यहाँ से रह के जा चुके हैं, भैया के साथ आते हैं राखी बनाने, उनको राखी बांधने। आज तक हमने कम से कम 5000 ऐसे केसेस सॉल्व करे हैं जिसमें कि महिलाएं अपने घर वापस गई हैं, जिनके पति या घर वालों को अक्ल आई है कि नहीं हम गलत थे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पति या घर वालों की गलती होती है, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं पार्टी ए भी गलत होती है, कहीं ना कहीं पार्टी बी भी गलत होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी के आप जीने का हक ही छीन लो। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना वायरल करिए, इतना शेयर करिए कि बिहार की पुलिस तक ये जाए, और जिस पुलिस वाले ने ये पैसे लिए थे ना उस तक ये जाए और उसको एक शर्मिंदगी महसूस हो कि उसने क्या किया था। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।